श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। आज के इस कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। रोचक विषय है साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। और जाहिर सी बात है कि इस विषय पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले मन की बात में इसके बारे में बहुत विस्तार से और बड़ी उपयोगी जानकारी हम सबके साथ शेयर की थी, साझा की थी। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी ना किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। यूट्यूब पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। यानी 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था, अब उसका लाभ लाखों मेरे दिव्यांग भाई बहनों को होने लगा है। हरियाणा के रहने वाली पूजा जी तो इंडियन साइन लैंग्वेज से बहुत खुश हैं। पहले वो अपने बेटे से ही संवाद नहीं कर पाती थी, लेकिन 2018 में साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद माँ बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है। पूजा जी के बेटे ने भी साइन लैंग्वेज सीखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरी टेलिंग में प्राइज जीतकर भी दिखा दिया। इसी तरह टिंका जी की 6 साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है। टिंका जी ने अपनी बेटी को साइन लैंग्वेज का कोर्स कराया था, लेकिन उन्हें खुद साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। इस वजह से वो अपनी बच्ची से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। अब टिंका जी ने भी साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली है और दोनों माँ बेटी अब आपस में खूब बातें किया करती हैं। इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ केरला की मंजू जी को भी हुआ है। मंजू जी जन्म से ही सुन नहीं पाती है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट के जीवन में भी यही स्थिति रही है। ऐसे में साइन लैंग्वेज ही पूरे परिवार के लिए संवाद का जरिया बनी है। साथियों, मैं इसके बारे में मन की बात में इसलिए भी चर्चा कर रहा हूं ताकि इंडियन साइन लैंग्वेज को लेकर अवेयरनेस बढ़े। इससे हम अपने दिव्यांग साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे। श्रोताओं, सचमुच माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने साइन लैंग्वेज को लेकर जो बातचीत की है वो हम सब के लिए बहुत प्रेरक है। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राजेश कुमार यादव जी को। राजेश जी संयुक्त सचिव हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में, और भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो है उसके माध्यम से भी बहुत सारे प्रयासों से आपके नेतृत्व में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से जो भी गतिविधियां हो रही हैं, आज उनके बारे में जानने को हम सबको मिलेगा। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र जी आमंत्रित करने के लिए। प्रधानमंत्री महोदय ने जब इस पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता की भी ज़रूरत है, तब हमें लगा कि वाकई हम जागरूक हैं नहीं, हमें एक प्रेरणा वहाँ से मिल गई है इस दिशा में आगे बढ़ने की। अब बातचीत की शुरुआत में हम थोड़ा आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या साइन लैंग्वेज को हम एक बधिर व्यक्ति है जो सुन नहीं सकता उसका अधिकार माने या उसके लिए एक सुविधा मात्र माने? मैं जैनेंद्र जी, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक आज चूज़ किया है डिस्कशन के लिए। सबसे पहले मैं तो ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने चर्चा रखी है। सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी हमारा दिव्यांगजन है तो उसके लिए चाहे ब्रेल हो या सांकेतिक भाषा हो, जिससे हम
उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाए या वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाए, तो उसका राइट भी है और उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का कार्य है। तो इस दिशा में जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से, निश्चित रूप से ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात हुई कि 10,000 से ज़्यादा जो शब्द हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको लेकर डिक्शनरी तैयार की गई और वो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर जो इसी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है उसके माध्यम से ये कार्य हुआ। कितना बड़ा काम था ये? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग के 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छा, जो डिफरेंट डिसेबिलिटी के साथ डील करते हैं। उसमें से एक डिसेबिलिटी जो है, दिव्यांगता है, वो साइन लैंग्वेज और बधिर लोगों के लिए। इस तरह के हमारे टोटल 9 इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे देश में और सबसे नया इंस्टीट्यूट 2019-20 का है जो सीहोर में मेंटल हेल्थ का बन रहा है। बाकी हमारे 3 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं, जो एक दिल्ली में है, एक उड़ीसा में है, एक वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है, एक जो स्पीच एंड हियरिंग से रिलेटेड है वो मुंबई में काम करता है, एक जो हमारी विजुअल डिसेबिलिटी है वो देहरादून में काम करता है और सीहोर का जो बन रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ISLRTC क्योंकि साइन लैंग्वेज का सीधे एक डिसेबिलिटी के रिहेबिलिटेशन का वर्क नहीं था, लेकिन एक ब्रिज चाहिए था कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें, जो सुन नहीं सकते उनसे कैसे बातचीत की जाएगी, कम्युनिकेट कैसे किया जाए। उसके लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट 2015 में इसको सोचा गया और 2016 से ये काम करना शुरू कर दिया और ये दिल्ली में ही NSIC की बिल्डिंग में काम करता है। अच्छा, हाँ, तो इसका काम है साइन लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन करना और साइन लैंग्वेज के जितने भी शब्दकोश हैं उसको तैयार करना, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और स्पेसिफिक टास्क है। सबसे पहले शब्दों को चुनना, शब्दों के लिए संकेत बनाना और उन संकेतों को स्टैंडर्डाइज करना। तो एक हमारी एसोसिएशन है जो इन संकेतों को स्टैंडर्डाइज करने के बाद अप्रूव करती है कि हाँ, इन संकेतों को अब पब्लिक के लिए लॉन्च किया जा सकता है। अच्छा, तो ये काम लगातार कर रहे हैं और 10,000 वर्ड्स की डिक्शनरी संकेतों के साथ उन्होंने तैयार कर ली थी पिछले साल तक। 500 शब्द जो है इस साल हमने उसमें और जोड़े हैं, तो आज की तारीख में जो डिक्शनरी के शब्द हैं वो 10,500 शब्द। हमारा जो काम है विभाग का और इस इंस्टीट्यूट का कि भारतीय सांकेतिक भाषा क्या होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्डाइज्ड संकेत अपने को बनाने हैं। तो इसमें जो स्थानीय मान लीजिए संस्कृति है या बहुत सारे शब्द हैं जो किसी क्षेत्र में कुछ और ढंग से बोले जाते हैं, किसी क्षेत्र में कुछ और उसका रूप स्वरूप है, तो इन सब में एक तालमेल या एक काफ़ी गहन शोध और अनुसंधान की ज़रूरत पड़ती होगी। हाँ, क्योंकि अपना देश बहुत बड़ा है, इतने सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। और मैं जैसे बड़े इंटरेस्टिंग बात आपने की, सपोज केरल तमिलनाडु में नारियल वहाँ के लोग जानते हैं। हाँ, हो सकता है उत्तर प्रदेश में जो हमारा बधिर दिव्यांग जन है उसने वो नारियल देखा ही नहीं हो। बिल्कुल। तो अगर वो कभी देखेगा तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड संकेत चाहिए। वहाँ तो बड़ा नॉर्मल चीज़ है, वो दिन रात देख रहा है, हो सकता है उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को कभी देखने को नहीं मिले। तो इसलिए एरिया स्पेसिफिक समस्याएं हैं और लैंग्वेजेस भी हैं। असम में जैसे असमिया बोलते होंगे, तो बट अपने को एक स्टैंडर्डाइजेशन तो चाहिए। इसी के लिए लगातार ये ISLRTC काम कर रहा है। प्लस हमने अभी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है साइन लर्न करके। अच्छा, जो एंड्रॉयड पर भी उपलब्ध है और iOS में भी है। अभी हमने 23 सितंबर को इसको लॉन्च किया है। तो इसमें हजारों शब्द हैं, उनके संकेत भी दिए हुए हैं कि क्या तो शब्द है और क्या उसका संकेत है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे या जैसे मान लीजिए यूट्यूब है, जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे देखता हूँ कि कई सारे वीडियोस होते हैं कि आप इस ढंग से साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं या ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मुझे थोड़ा सा ये एक संशय रहता है कि क्या वो मानक हैं उस रूप में कि लोग अगर वो देखेंगे तो सही ढंग से उन चीज़ों को उन तक पहुँचने में मदद मिलेगी। तो इस बारे में आपके मंत्रालय, क्योंकि डिजिटल एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, तकनीक ऐसी है जिसका उपयोग करके हम शायद ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, तो मंत्रालय की तरफ से भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हाँ है? बिल्कुल, जो अपने जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स हैं या हमारी जितनी डिक्शनरी है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और हमारी जो ISLRTC की वेबसाइट है उस पर जितना भी वर्क हमने तैयार किया है वो सारा का सारा वहाँ पर उपलब्ध है और बिना किसी चार्जेस के कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है।
थोड़ी सी आपसे ये जानकारी भी राजेश जी ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है तो अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। आज जो कोई बधिर बच्चा जो है या उसका परिवार भी, वो चाहता है कि उसका बच्चा भी सक्षम हो, शिक्षा हासिल कर सके सामान्य तौर पर, और वो रोजगार के अवसर जो भी उपलब्ध हैं उसका भी लाभ उसको मिले। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो पाठ्य पुस्तकों की जो आवश्यकता है उसको कैसे मंत्रालय की तरफ से या विभाग की तरफ से उस दिशा में कार्य हो रहा है? हाँ, इसमें ISLRTC और NCERT ने दोनों मिलकर एक MOU ऑलरेडी साइन कर रखा है। हाँ। और उस MOU का पार्ट ये है कि ISLRTC और NCERT को मिलकर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की किताबों को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो काफ़ी बहुत बड़ा मैमथ जिसे कहते हैं ना, हिमालयन टास्क जिसे कह सकते हैं, इतना है। इस पे दोनों डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी है, 1 से लेकर कक्षा 6 तक की जितनी भी किताबें NCERT की हैं वो ऑलरेडी साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी है। और हमारी कोशिश रहती है कि हर साल हम 1 या 2 क्लासेस की बुक्स को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। इसके अलावा भी हमने NBT की किताबों को भी, जितने भी हमारे सोल्जर्स थे जिनको परमवीर चक्र वगैरह मिले थे 65 के वॉर में या 71 के वॉर में, उनकी बुक्स भी NBT ने बड़ी अच्छी सी बना रखी हैं, 10-10, 15-15 पेज की उनकी लाइफ के बारे में। वो भी अभी हमने 4 जो है वो कन्वर्ट किए हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। पर जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं मंत्रालय की तरफ से, वो बहुत जगह मैं देखता भी हूँ कि अब वो कार्यक्रमों में, आपके जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी साइन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर जो है वो साथ खड़ा होता है, और जो भी वक्तव्य या उद्बोधन कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, वो साथ साथ उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इससे एक जागरूकता तो लोगों के बीच में धीरे धीरे आएगी ही। संभवतः ये सामान्य सी बात है कि इतना बड़ा काम जो है इसको इतने कम समय में तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सहभागिता, जागरूकता के माध्यम से लोगों की सुनिश्चित होगी तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। खैर, इस बातचीत के कुछ और अन्य पहलुओं पर भी आपसे बात करेंगे राजेश जी, लेकिन अभी एक गीत हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं और उस गीत के बाद फिर लौट कर आते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा को लेकर हम बात कर रहे हैं राजेश कुमार यादव जी से, जो कि संयुक्त सचिव हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का, उसमें कार्यरत हैं। और इन तमाम विषयों को लेकर चूंकि आप सीधे सीधे उससे जुड़े हुए हैं, तो राजेश जी आज आपसे बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी भी मिल रही है। जो आपने पाठ्यक्रमों की चर्चा की आपने साइन लैंग्वेज में, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है, उसमें भी इस तरह के कंपोनेंट्स रखे गए हैं, मैंने सुना था। उसका थोड़ा सा विवरण आपसे जरूर हम लेना जो हमारी NEP 2020 आई है अभी, नई शिक्षा नीति, उसमें बहुत ही स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है, साइन लैंग्वेज जो है वो एक माध्यम होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशल एजुकेशन की जिनको नीड है। तो एक बड़ा स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है साइन लैंग्वेज के लिए। हालांकि हमारे जितनी जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्पेशल एजुकेटर, इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने का मैंडेट उसमें लिया हुआ है ऑलरेडी, बट साइन लैंग्वेज के लिए डेफिनेटली उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है पूरी पॉलिसी में। तो उसका दायित्व किन को दिया गया है, किस रूप में ये दिशा में हम आगे बढ़ेंगे? इसमें 2-3 इश्यूज हैं। एक तो ये कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए एक इंटरप्रिटेशन और साइन लैंग्वेज का कंटेंट होना चाहिए, एक तो ये बात है जिसपे कि ऑलरेडी ISLRTC और NCERT काम कर रहा है। दूसरा, RCI के माध्यम से पूरे देश में इस तरह के स्पेशल एजुकेशन के डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल B.Ed की बात करते हैं, M.Ed की बात करते हैं, ऐसे ही B.Ed स्पेशल एजुकेशन कहलाता है। तो उसके फिर बहुत कंपोनेंट हैं, कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट में B.Ed करेगा, कोई विजुअल डिसेबिलिटी के लिए भी B.Ed और M.Ed के कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो ये काम भी डिपार्टमेंट का है। RCI एक हमारी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिट करती है, जैसे UGC है या AICT है, वैसे ही RCI है। तो हम सबका के लिए मैंडेट है कि हम साइन लैंग्वेज के लिए टीचर्स और इंटरप्रेटर पूरे देश में तेजी से तैयार करें, जिससे कि इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए हमें लोग मिलें बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज के अगर हम बात करें क्या स्थिति है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि 50 लाख से ज़्यादा ऐसे हमारे बधिर व्यक्ति हैं समाज में, देश भर में, पर इंटरप्रेटर्स की संख्या काफ़ी कम है, ऐसा अभी पूरे देश में करीब 9 इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट सरकारी सब मिला के जो हमारे इंटरप्रिटेशन और टीचर्स को साइन लैंग्वेज में तैयार करवा रहे हैं।
डेफिनेटली नंबर बहुत कम है, लेकिन क्योंकि अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने मन की बात में इसको रखा है और सरकार ने 2015 में इस गवर्नमेंट ने आने के बाद इस इंस्टीट्यूट को खोला है, और हमारी भी कोशिश है कि हमारे जितने नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या उनके जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं उन सभी जगह इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज़ को इमीडिएटली स्टार्ट किया जाए। और जो दूसरे आरसीआई के करीब 700 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोग चाहेंगे कि वो भी रोपन हों और वो लोग भी इस तरह के कोर्सेज़ स्टार्ट करें। जैसे अभी आपने कहा कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम इंटरप्रेटर्स को भेजते हैं, चाहे आपका दूरदर्शन का हो या कोई भी प्रेस ब्रीफिंग है बड़ी पीआईबी की, ऐसे ही डिपार्टमेंट ने सभी सेक्रेटरीज़ को, हमारे सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक लेटर गया हुआ है कि जब भी आप कोई प्रेस ब्रीफिंग करें अपने डिपार्टमेंट के, ऑनरेबल मिनिस्टर करते हैं, तो उसमें आप जो हमारा साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर हैं उनको बुलाएं। ऐसे ही हमने एक लेटर जो है सारे चीफ सेक्रेटरीज़ को, स्टेट्स को भी भेजा है कि आप भी जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर की या किसी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है तो उसमें भी इंटरप्रेटर्स को अपने साथ रखें। और हमने उस अपने लेटर के साथ लिस्ट भी भेजी है स्टेट वाइज। अच्छा। कि आपके स्टेट में इस तरह के साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर्स कितने हैं और उनका नाम और नंबर्स क्या हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं जब भी इस तरह की कोई प्रेस ब्रीफिंग या कुछ करते हैं। जो राज्य स्तर पर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं राज्य सरकारों द्वारा, उसमें भी आपकी तरफ से मार्गदर्शन उन्हें मिलता होगा, वो क्या स्थिति है राज्यों के स्तर पर, किस तरह का? अभी राज्यों में कोई बहुत स्पेसिफिक पॉलिसी या इस तरह की नहीं आई है। हम ही लोग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें डायरेक्शन भी दे रही है और हैंड होल्डिंग भी करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे CRCs हैं उन सब में आप अवेयरनेस दें, और सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलाएं जिससे कि लोग जाएं और देखें कि यस, इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम अपनी बात भी कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन से हम उनकी बात समझ सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो हैं वो आके इस तरह के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि NEP आने के बाद डेफिनेटली स्कूल में या इंस्टीट्यूशंस में इंटरप्रेटर्स की और ऐसे टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की, स्पेशल एजुकेटर्स की डिमांड आएगी। बहुत तेज़ी से मुझे लगता है डिमांड बढ़ने वाली है। यस। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या सर्टिफिकेशन उनका होता है तो उनको अवसर भी बहुत मिलेगा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो हम देखते हैं कि जो ऐसे दिव्यांगजन हैं, जो बधिर हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा के लिए, कौशल विकास के लिए, ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन समाज में इस बात की भी बहुत आवश्यकता है किसी में भी। वो मुझे नहीं मालूम कि कल को मुझे कोई दिव्यांगजन ऐसा मिलेगा बधिर जो मेरे से कोई बात करना चाहे पर मुझे समझ में नहीं आएगा। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताता है, उसे समझ में नहीं आता, या पुलिस के पास जाता है कोई कंप्लेंट लिखवाने। तो ऐसे में एक आम जन में जागरूकता भी हो, समझ भी हो, है तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को कितना हम किस हद तक बता पाएंगे, लेकिन उस दिशा में भी कोई प्रयास है इस तरह का? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 23 सितंबर जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस थे कि इसको बहुत बड़े लेवल पर आपको सेलिब्रेट करवाना है। तो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमने पूरे देश में 3200 प्लेसेस पर इसको सेलिब्रेट करा था। अच्छा। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी NGOs हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डिपार्टमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो हमारी कोई स्कीम रन करते हैं या कोई भी काम हमारे साथ मिलके करते हैं, उनको भी हमने इसमें जोड़ा। और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जितने भी इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड हैं, 700 से ज़्यादा, उनके साथ भी हमने ये कार्यक्रम किया 23 को। इसके अलावा जितने भी NGOs स्पेशल एजुकेशन में या ऐसे डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करते हैं, उन सबको हमने इस बार रोपन किया कि पूरे देश में सांकेतिक भाषा सबको पता होनी चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन या NGO किसी भी डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहा था, उसको भी हमने इस काम के लिए जोड़ा कि नहीं, आप चाहे कुछ भी हो, हर डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस सबको देनी है। मान के चलिए कि कम से कम 3200 के साथ अगर हम बात करें, कम से कम 1.25 लाख लोग जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे जुड़े थे। अच्छा। इसके अलावा इसके पहले 17 सितंबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था। उस दिन पूरे देश में हमने 72 प्लेसेस पर कैंप, एडिप के कैंप लगाए थे। अच्छा। जहाँ पर भी हज़ारों लोग आते हैं। उन कैंप्स में जनप्रतिनिधि भी आते हैं, MLA साहबान भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और दिव्यांगजन भी आते हैं। उनके साथ उनके कोई ना कोई घर के लोग भी आते हैं। तो 72 प्लेसेस पर भी हमने पूरे देश में इसके बारे में अवेयरनेस पूरा कैंपेन किया। इसके अलावा हमारा माई गॉव पर पूरा
शेड्यूल था, हमारी जितनी भी वेबसाइट्स थी उसमें, और हमने एक सर्टिफिकेशन का भी, प्लेज का भी एक कंपोनेंट रखा था कि आई सपोर्ट साइन लैंग्वेजेस। एंड जो कॉन्सेप्ट इस बार जो थीम थी साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस, जो इंटरनेशनल थीम आई थी, उसमें भी करीब 80,000 लोगों ने प्लेज ली इसमें, और हज़ारों लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स को, जो हो रहे थे 23rd के प्रोग्राम्स, उसमें हज़ारों लोगों ने लाइव उससे जुड़े। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा थ्रस्ट था कि गांव तक, सभी जगह तक इसमें एक तो जन भागीदारी होनी चाहिए और लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए और लोगों तक बात पहुँचे, और मन की बात में उन्होंने सबसे बात शेयर की और ऐसे लोगों का एग्जाम्पल भी कोट किया कि साइन लैंग्वेज से ऐसे बच्चों को या व्यक्तियों को क्या फ़ायदा हुआ। मुझे ये पता लगा कहीं से राजेश जी कि जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बधिर व्यक्तियों के साथ जुड़े हैं या बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या उनका कौशल विकास कर रहे हैं, तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का जो वो हिस्सा है उसको साइन लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया, उनको अपनी वेबसाइट पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको रखा और बाकी लोगों को कन्वे भी किया, क्योंकि वो सुन के उनको नहीं पता लग सकता था। तो ये एक बड़ा उत्साह इस बात को लेकर दिखा कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में, जिसमें वो हमेशा बहुत दिल की बात अपनी शेयर करते हैं, तो उसमें उन्होंने इस पर इतना महत्वपूर्ण उसको जगह दी है। निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ मिलेगा। चलते चलते कुछ और खास कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? इसमें मैं शेयर करना चाहूँगा कि इतना लोगों में, हमारे बच्चों में मोटिवेशन था, इतनी खुशी थी कि 17 सितंबर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे होता है, उस दिन बच्चों ने साइन लैंग्वेज में उनको विश किया है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और बहुत अच्छा था वो, उन्होंने, बच्चों ने अपनी तरफ से उसको प्रिपेयर किया था। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरक है ये सारी बातें और भविष्य के लिए बहुत सारी उम्मीदें बढ़ाती हैं, आशाएं बनती हैं इस बात को लेकर। राजेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में आए, जो बातचीत आपने की, बहुत बहुत आभार आपका। यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम सब मिलते रहेंगे, और हमारे डिपार्टमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं और कंपोनेंट्स हैं, आगे मेरे ख्याल से अगर आपके पास समय रहेगा तो हम हर महीने अपने विभाग की किसी न किसी स्कीम या नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ज़रूर ज़रूर। श्रोताओं, राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, उनसे हम बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं। गीत अभी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके बाद बातचीत जारी रहेगी। कुछ और बहुत रोचक पहलू हैं, प्रेरक पहलू हैं, जिन पर हम बात करेंगे अन्य लोगों से। जुड़े रहिए इस कार्यक्रम के साथ।